राजस्थान की तपती धरती पर फैली धूल भरी पगडंडियों से बंजारों के लंबे लंबे काफिले गुजरा करते थे। उन काफिलों में हर तरह के लोग होते थे। कोई उम्दा नस्ल के घोड़े बेचने वाला, कोई रंग बिरंगे कपड़ों का व्यापारी, कोई सोने चांदी के गहनों का सौदागर, तो कोई पहाड़ों और जंगलों से लाई गई दुर्लभ जड़ी बूटियों का जानकार। इन्हीं सबके बीच एक युवती थी जिसका नाम था चेतना। चेतना साधारण बंजारणों जैसी नहीं थी। उसका चेहरा सुंदर था, पर उससे भी अधिक आकर्षक उसकी आंखें थीं, गहरी, तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरी हुई। जो भी उसे एक बार देख लेता, उसके मन में यह भावना जरूर उठती कि यह लड़की केवल रास्तों पर भटकने वाली सामान्य स्त्री नहीं है। चेतना के साथ एक घोड़ा हमेशा रहता था, कालमेघ। कालमेघ कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसका रंग गहरे काले बादलों जैसा था, जैसे अमावस्या की रात हो। उसकी गर्दन ऊंची, चाल शेर जैसी और आंखों में अजीब सी चमक थी। जब वह दौड़ता तो लगता मानो धरती पर बिजली दौड़ रही हो। हवा भी जैसे उसके सामने थक जाती। काफिले के लोग अक्सर उसे देखकर रुक जाते। कोई कहता, अरे ऐसा घोड़ा तो राजाओं के अस्तबल में होना चाहिए। तो कोई हंसकर बोलता, चेतना, इसे बेच दे, इतनी दौलत मिलेगी कि 7 पीढ़ियां आराम से खा लेंगी। लेकिन चेतना हर बार वही जवाब देती, शांत पर दृढ़ स्वर में, यह मेरा सौदा नहीं है, यह मेरा साथी है। इसे वही खरीदेगा जो इसकी असली कीमत समझेगा। दिन बीतते गए और एक दिन काफिला पहुंचा कीरतपुर नाम के एक समृद्ध कस्बे के पास। यह कस्बा अपनी भव्य हवेलियों, चौड़े बाजारों और धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। दूर से ही ऊंचे महल और रंगीन झंडे दिखाई दे रहे थे। कीरतपुर का जागीरदार था वीरभान सिंह। वीरभान सिंह के पास दौलत और ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक चीज की कभी कमी नहीं हुई, लालच। उसका अस्तबल घोड़ों से भरा था, फिर भी उसकी नजर हर उस चीज पर टिक जाती जो दूसरों से अलग हो। जब उसे खबर मिली कि कस्बे के बाहर रुके बंजारों के काफिले में एक अद्भुत घोड़ा है, तो वह स्वयं कुछ सिपाहियों और दरबारियों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर कालमेघ पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह घोड़े के चारों ओर घूमने लगा, उसकी टापों, उसकी गर्दन, उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा और बोला, वाह, ऐसा घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने चेतना की ओर देखा और पूछा, बंजारण, ये घोड़ा बिकाऊ है क्या? चेतना ने सिर झुकाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ जागीरदार साहब, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। वीरभान सिंह ने अकड़ते हुए कहा, दाम की चिंता मत कर, मैं कीरतपुर का जागीरदार हूँ, बोल कितने चाहिए? चेतना ने एक पल सोचा, फिर साफ शब्दों में कहा, 200 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। इतनी बड़ी रकम! लेकिन वीरभान सिंह ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सौदा मंजूर। फिर उसने बात को मोड़ते हुए कहा, लेकिन आज मेरे पास इतनी मुद्राएं नहीं हैं। तू कल सुबह मेरी हवेली आना, पूरा भुगतान कर दूंगा और घोड़ा ले जाऊंगा। चेतना को भीतर से हल्की शंका हुई, लेकिन जागीरदार का रुतबा देखकर उसने स्वयं को समझाया। उसने पूछा, यह सौदा पक्का है ना? वीरभान सिंह ने विश्वास दिलाते हुए कहा, पक्का है, मेरा वचन है। अगली सुबह चेतना ने कालमेघ को अच्छी तरह सजा संवार कर जागीरदार की हवेली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर उसके मन में विचार चल रहे थे, अगर यह धन मिल गया तो वह अपने काफिले के कई लोगों की मदद कर सकेगी। लेकिन जैसे ही वह हवेली के द्वार पर पहुंची, पहरेदारों ने उसे रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? चेतना ने कहा, मुझे जागीरदार साहब ने बुलाया है। पहरेदार ने भीतर जाकर वीरभान सिंह को बताया। थोड़ी देर बाद वीरभान सिंह स्वयं बाहर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। न कोई पहचान, न कोई मुस्कान। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? चेतना चौंक गई। जागीरदार साहब, मैं वही बंजारण हूँ, घोड़े के सौदे के लिए आई हूँ। वीरभान सिंह ने दरबारियों की ओर देखा और हंसते हुए बोला, कौन सा सौदा? मैंने तो कोई सौदा नहीं किया। चेतना ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन आपने कल वादा किया था। वीरभान सिंह कठोर स्वर में बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह, कोई लिखित समझौता? चेतना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप धोखा दे रहे हैं जागीरदार साहब। वीरभान सिंह हंसा और बोला, मैं इस इलाके का जागीरदार हूँ, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें और तुम्हारे काफिले को यहाँ से भगा दूंगा। और उसके इशारे पर सिपाहियों ने चेतना को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हवेली से बाहर निकलते समय उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उनमें आग थी। हवेली से अपमानित होकर निकली चेतना सीधे काफिले के पास पहुंची। सूर्य अब ढलने को था, पर चेतना के भीतर एक और ही आग धधक रही थी। काफिले के लोग जब उसकी हालत समझे तो चारों ओर से उसे घेर लिया और बोले, क्या हुआ बेटी, कहीं जागीरदार ने कुछ कहा क्या? चेतना ने पूरी बात सुना दी, कैसे वचन दिया गया, कैसे अगले दिन मुकर गया और कैसे उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया।
यह सुनकर कुछ लोग क्रोध से भर उठे, पर अधिकतर ने सिर झुका लिया। एक बूढ़ा व्यापारी बोला, बेटी, हम बंजारे हैं, ताकतवरों से लड़ना हमारे बस की बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चेतना कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, काका, आप लोग आगे बढ़िए, मुझे कुछ दिन यहीं रुकना है। सब चौंक गए। अकेली, वह भी इसी कस्बे के पास? बूढ़े व्यापारी ने चिंता से कहा, यह सही नहीं है बेटी, वह आदमी खतरनाक है। चेतना ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, डर अब मेरी राह नहीं रोक सकता, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिए। अगली सुबह काफिला आगे बढ़ गया और चेतना अकेली कीरतपुर के बाहर एक छोटी सी सराय में ठहर गई। उस रात उसने ठीक से नींद नहीं ली। उसके मन में एक के बाद एक विचार उठते रहे। वह जानती थी कि सीधे टकराव में वह हार जाएगी, लेकिन अगर सामने वाला अपने ही शब्दों में फंस जाए तो जीत तय है। अगले दिन से उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपना रूप बदला। उसने अपने साधारण बंजारण वाले कपड़े उतार दिए और रेशमी साड़ी पहनी, जो उसने पहले ही एक व्यापारी से ले ली थी। बालों को करीने से संवारा, उनमें गजरा लगाया, माथे पर बड़ी बिंदी और हाथों में कंगन पहने। अब उसका रूप किसी घूमने वाली बंजारण का नहीं, बल्कि किसी समृद्ध परिवार की शिक्षित युवती का लग रहा था। लेकिन केवल रूप बदलना काफी नहीं था। चेतना जानती थी कि उसे जागीरदार की हवेली में बिना शक पैदा किए प्रवेश करना होगा। इसके लिए उसे उसकी कमजोर नस पकड़नी थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 भाग 2 देखे। वीडियो को लाइक जरूर करें।